ये डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन, ये जो चैप्टर है, ये एक टॉपिक के फॉर्म में बाद में आया है। ये बहुत पहले आना चाहिए था, स्पेशली डीएवी के कोर्स में ये बहुत बाद में आया है। मतलब और भी बहुत सारे स्कूल के कोर्स में ये बाद में ये ऐड हुआ है ये चैप्टर, क्योंकि इस चैप्टर को अगर समझ गए तो साइंस का बहुत सारा फॉर्मूला, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, वो सब इसी के बेसिस पे, यानी डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन के बेसिस पे समझ सकते हैं कोई भी फॉर्मूला को। तो एक्चुअली डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन जो आता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन से आता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से आता है, लेकिन एज अ टॉपिक इसको अलग से हम लोग पढ़ेंगे और इसमें मेनली दो फॉर्मूला निकालेंगे, एक डायरेक्ट वेरिएशन के लिए, एक इनवर्स वेरिएशन के लिए। अब डायरेक्ट वेरिएशन या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्स वेरिएशन या इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये टर्म्स का मतलब क्या है? तो अगर इस सिंपल एग्जांपल से देखें, एक स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये सबको पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हियर स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। कैसे बताऊंगा? फॉर्मूला को देखते हुए, यहां स्पीड ऊपर है या डिस्टेंस ऊपर है, तो स्पीड इज, ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। डायरेक्ट वेरिएशन, स्पीड वेरीज डायरेक्टली विथ डिस्टेंस। तो डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन मतलब कोई एक समय पे कोई दो क्वांटिटीज कैसे एक दूसरे के साथ वेरी कर रहे हैं। वेरी कर रहे हैं मतलब अगर डिस्टेंस को चेंज करेंगे तो स्पीड किस हिसाब से चेंज होगा, या स्पीड को चेंज करेंगे तो डिस्टेंस किस हिसाब से चेंज होगा, यही वेरिएशन हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अभी मैं बता रहा हूं, अभी इसको समझो, डिस्टेंस और स्पीड एक दूसरे के साथ डायरेक्टली वेरी करते हैं। अब स्पीड और डिस्टेंस सीधे तौर पर कैसे डिपेंडेंट है? सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है, ये फॉर्मूला में कितने क्वांटिटीज हैं? 3 क्वांटिटीज, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। अगर हम स्पीड और डिस्टेंस को रिलेट कर रहे हैं, कि देख रहे हैं कि कैसे वेरी कर रहा है, तो उस समय टाइम कांस्टेंट होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए। अगर हम स्पीड और टाइम को देख रहे हैं कि कैसे वेरी हो रहा है, तो उस समय डिस्टेंस जो है वो फिक्स्ड होना चाहिए या कांस्टेंट होना चाहिए, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। जैसे समझो, 2 कार्स है, मैं टाइम को कांस्टेंट कर दे रहा हूं, दोनों कार 2 आवर्स चले, दोनों के लिए 2 आवर्स, यानी टाइम इज कांस्टेंट फॉर बोथ द कार्स। दोनों के लिए टाइम सेम है, कांस्टेंट है, दोनों 2 आवर्स चले, ये भी 2 घंटे चला, ये भी 2 घंटे चला। तो जो कार ज्यादा स्पीड से चलेगा वो ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लेगा 2 घंटे में, कि कम कर लेगा? जो ज्यादा स्पीड से चलेगा वो ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लेगा। तो 2 कार चल रहे हैं, दोनों 2 आवर्स तक चले, तो ये फर्स्ट कार का जो है स्पीड ज्यादा था, ज्यादा को मैं ऊपर की तरफ एरो कर रहा हूं, तो डिस्टेंस भी ज्यादा कवर करेगा। सेकेंड कार का स्पीड कम था, तो वो डिस्टेंस भी कम कवर करेगा। अब देखो, टाइम कांस्टेंट है, हम स्पीड और डिस्टेंस को देख रहे हैं कैसे वेरी हो रहा है। स्पीड ज्यादा तो डिस्टेंस भी ज्यादा, स्पीड कम तो डिस्टेंस भी कम, इसलिए ये है डायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन मतलब एक क्वांटिटी बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक क्वांटिटी कम होगा तो दूसरा भी कम होगा। इनवर्स में एक क्वांटिटी बढ़ेगा तो दूसरा कम हो जाएगा, या एक क्वांटिटी कम होगा तो दूसरा बढ़ जाएगा। इनवर्स यानी उल्टा। तो अभी इनवर्स के लिए इसको देखते हैं, कर लेंगे हम। स्पीड और टाइम के बीच में वेरिएशन देख रहे हैं, तो डिस्टेंस को कांस्टेंट करना पड़ेगा। ये कांस्टेंट क्यों करना पड़ेगा, ये समझ पा रहे हो क्या? 2 कार है, 2 अलग अलग स्पीड से चल रहे हैं, हमको देखना है कौन ज्यादा डिस्टेंस जाएगा, तो टाइम दोनों के लिए सेम हमको देना पड़ेगा, तभी हम कंपेयर कर पाएंगे कि भाई जो ज्यादा स्पीड से चल रहा है वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। अगर हम टाइम को भी चेंज कर लेंगे तो फिर हम कोई कंपैरिजन कर ही नहीं पाएंगे। तो अब डिस्टेंस को कांस्टेंट करना पड़ेगा। तो हम स्पीड और टाइम के बीच में जो वेरिएशन है वो किस टाइप का है, डायरेक्ट है कि इनवर्स है, ये देखेंगे।
सो देयर आर टू कार्स, दोनों कार के लिए डिस्टेंस मैंने सेम कर लिया कि दोनों 2-2 किलोमीटर चलेंगे। जो पहला कार है वो ज्यादा स्पीड से चल रहा है और दूसरा कार जो है वो कम स्पीड से चल रहा है। तो पहले कार को जो ज्यादा स्पीड से चल रहा है उसको 2 किलोमीटर कवर करने के लिए टाइम ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा? कम लगेगा, क्योंकि स्पीड ज्यादा है तो कम समय में ही 2 किलोमीटर रीच करेगा। जिसका स्पीड कम है वो ज्यादा समय में क्या करेगा? उसी डिस्टेंस को कवर करने में ज्यादा समय ले लेगा। दोनों को 2 किलोमीटर जाना है, जिसका स्पीड ज्यादा है वो टाइम कम लेगा, जल्दी पहुंचेगा, मीन्स टाइम कम लेगा। स्पीड, मोर स्पीड लेस टाइम, लेस स्पीड मोर टाइम। सो मोर लेस, लेस मोर, दोनों ही मोर तो डायरेक्ट, दोनों ही लेस तो भी डायरेक्ट। बट वन क्वांटिटी मोर हो रहा है, दूसरा क्वांटिटी लेस हो रहा है, तो इनवर्स या इनडायरेक्ट। इसीलिए मैंने पहले ही लिखा स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ये एक सिंपल फॉर्मूला है, इससे तुमको अभी आइडिया हो गया कि डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशन क्या है। बहुत सारे फॉर्मूला अभी क्लास 8 में ही फिजिक्स में पढ़ेंगे। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया और थ्रस्ट अपॉन एरिया। अगेन प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। मोर फोर्स मोर प्रेशर, फोर्स इंक्रीज करेंगे प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा। बट मोर एरिया लेस प्रेशर, एरिया इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर कम पड़ेगा। इसीलिए जो हेवी व्हीकल्स होते हैं, ट्रक्स, बसेस, उनके जो रियर व्हील्स होते हैं, पीछे के जो चक्के होते हैं वो डबल्ड रहते हैं, 2 चक्के लगाए जाते हैं एक साथ एरिया को ज्यादा करने के लिए, ताकि प्रेशर कम पड़े, क्योंकि लोड पीछे रहता है। बड़े बड़े बिल्डिंग्स है, डैम्स है, टावर्स है, उनका जो बेस होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए, सो दैट एरिया इज मोर, प्रेशर इज लेस। तो मोर एरिया लेस प्रेशर, इनवर्स वेरिएशन। ये क्लास 10 में ये पढ़ेंगे ओम्स लॉ। मैं अभी तुमको ओम्स लॉ नहीं पढ़ाऊंगा, इट इज नॉट रिक्वायर्ड, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि कोई भी फॉर्मूला हम देख रहे हैं वो सब हम डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन के हिसाब से समझ सकते हैं। वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। इसके कई फॉर्म, इनके भी और फॉर्म्स हो सकते हैं, जैसे F इज इक्वल टू P इंटू A, तब भी हम देख सकते हैं। V इज इक्वल टू IR। सो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, करंट इज इक्वल टू I इज इक्वल टू V अपॉन R। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। इतना मैं तुमको अभी समझा सकता हूं। करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, हालांकि तुम क्लास 8 में हो लेकिन समझ सकते हैं। रेजिस्टेंस मींस रोकने का क्षमता, प्रॉपर्टी, रोकने का प्रॉपर्टी, रेजिस्ट करना। हमारा बॉडी बीमारियों को रोकता है ड्यू टू WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स, वो बॉडी का रेजिस्टेंस होता है। बॉडी का रेजिस्टेंस जब वीक हो जाता है तो हम बार बार क्या करते हैं? बीमार पड़ने लगते हैं। तो कोई भी कंडक्टर है उसका एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस है कि वो अपने थ्रू करंट को कितना फ्लो होने देगा। तो रेजिस्टेंस अगर ज्यादा है तो ज्यादा रोकेगा, रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट कम फ्लो होगा, रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज्यादा फ्लो होगा। जो गुड कंडक्टर्स होते हैं उनके रेजिस्टेंस कम होते हैं, कॉपर, एल्यूमिनियम, उनके सिल्वर, उनके रेजिस्टेंस कम होते हैं, इसलिए ज्यादा इजीली करंट जाता है। तो लेस रेजिस्टेंस मोर करंट, मोर रेजिस्टेंस लेस करंट। वोल्टेज को भी समझ सकते हैं। वोल्टेज अगर 220 वोल्ट है, जो घर पे सप्लाई 220 वोल्ट है, उसको बढ़ा देंगे, इंडस्ट्रियल लाइन जो होता है 440 वोल्ट का होता है, डबल हो जाता है, तो करंट भी डबल हो जाएगा, लेकिन रेजिस्टेंस सेम होना चाहिए। इफ रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट, अभी बताया था जैसे कांस्टेंट रखना है थर्ड क्वांटिटी को। इफ रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट, इफ वी इंक्रीज द वोल्टेज करंट ऑल्सो इंक्रीजेज, इफ वी डिक्रीज द वोल्टेज करंट ऑल्सो डिक्रीजेज। अब फिर में एक फॉर्मूला दिया होगा डायरेक्ट वेरिएशन का भी और इनवर्स वेरिएशन का भी। वो फॉर्मूला कैसे आता है? ये स्पीड, डिस्टेंस और टाइम वाले फॉर्मूला से ही हम समझेंगे कि डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशन का क्या फॉर्मूला होता है। पहले मैं डायरेक्ट वेरिएशन का फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ,
बाद में उसको डिराइव करेंगे। A1 by B1 is equal to A2 by B2. Now what is A1? A1 is a quantity, B1 is another quantity. मान लो A1 स्पीड है तो B1 डिस्टेंस है, मतलब A स्पीड है, B डिस्टेंस है, तो A1 स्पीड का पहला वैल्यू, B1 डिस्टेंस का पहला वैल्यू, बाद में A2 मतलब स्पीड को चेंज कर दिए, स्पीड का दूसरा वैल्यू, और फिर डिस्टेंस भी चेंज होगा, उसका दूसरा वैल्यू B2। ये इसका मतलब है। So when time is constant, S is directly proportional to distance if T is constant। अब इसका मतलब क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस मतलब स्पीड बढ़ेगा तो डिस्टेंस बढ़ेगा। तो हम एक टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे स्पीड को लिखते हैं, उसका यूनिट हम लेंगे किलोमीटर पर आवर। स्पीड इन किलोमीटर पर आवर एंड डिस्टेंस इन किलोमीटर हम लेंगे। हम 4 सेट ऑफ वैल्यूज लेंगे। तो जब स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, तो सपोज एक गिवन टाइम के अंदर उसने डिस्टेंस कवर किया 30 किलोमीटर का। 20 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है और कुछ समय चलने के बाद में उसने 30 का डिस्टेंस कवर किया। अगेन हम टाइम कांस्टेंट रखना है, अगेन हम उतने ही समय तक चलाएंगे। मैं सब टाइम यहां से निकाल के बता देता हूं। इसमें से टाइम आएगा तुम्हारा 1.5 आवर, 1.5 घंटा। 1.5 घंटा ये कार चलेगा 20 के किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, तो 30 किलोमीटर तक पहुंचेगा, कवर करेगा। अगेन हम इस कार को 1.5 घंटा चलाएंगे, लेकिन स्पीड को बढ़ा देंगे। स्पीड को 20 की जगह क्या कर देंगे? 40 किलोमीटर पर आवर। अब ये 1.5 घंटे में 60 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगा। हाउ? इफ द स्पीड इज डबल्ड, डिस्टेंस इज ऑल्सो डबल्ड। वेरिएशन प्रोपोर्शनेटली हो रहा, मैंने बोला रेशियो प्रोपोर्शन से आ रहा। प्रोपोर्शन है, प्रोपोर्शनल यानी उसी अनुपात में, उसी हिसाब से बढ़ेगा। अगर स्पीड डबल होगा तो डिस्टेंस भी डबल होगा, डिस्टेंस ट्रिपल नहीं हो सकता। स्पीड अगर हाफ होगा तो डिस्टेंस भी हाफ होगा। स्पीड अगर 1/3 होगा तो डिस्टेंस भी 1/3 हो जाएगा। चलो स्पीड को अब हाफ कर देते हैं। 20 था सबसे पहले, 10 कर देते हैं, तो डिस्टेंस कितना आएगा? चलेगा 15 किलोमीटर चलेगा। स्पीड को 60 कर देते हैं, 23 जा 60, तो 33 जा 1.5 घंटे में ये क्या चलेगा? 90 किलोमीटर चलेगा 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। अब आप लोग चेक करिए, डिस्टेंस अपॉन टाइम करिए, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करो या स्पीड अपॉन डिस्टेंस करो। ये स्पीड को मैं a ले लेता हूं और डिस्टेंस को b ले लेता हूं। सो दिस इज a1, दिस इज b1, a2 b2, a3 b3, a4 b4। अब देखो ये फॉर्मूला है, a1 by b1 is equal to a2 by b2। एक्चुअली ये कितने भी हम वैल्यूज ले सकते हैं, इक्वल टू a3 by b3, a4 by b4, वो सब इक्वल आते जाएगा। एंड दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये सारे वैल्यूज कांस्टेंट आएंगे, अभी तुमको दिखेगा कांस्टेंट आ रहे हैं। सो a1 by b1 कितना हो रहा है? a1 by b1 20 upon 30 मीन्स 2 by 3। a2 upon b2 40 by 60, 2 by 3, again 2 by 3. So a1 by b1 is equal to a2 by b2, both 2 by 3। कांस्टेंट ये हमेशा 2 by 3 आएगा अभी इस केस में। a3 by b3 10 upon 15, 2 by 3 आएगा फिर से। a4 upon b4 60 upon 90, again 2 upon 3। यहां पे एक बात और समझना चाहिए, जैसे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये एक फिजिक्स का एक फॉर्मूला है। ये यहां पे इक्वल टू का साइन है,
यहाँ प्रोपोर्शनलिटी का साइन आ गया और ये टी गायब हो गया, यहाँ पे लिख दे टी इज कॉन्स्टेंट। टी क्या चीज है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो एक्चुअली और टी कांस्टेंट है। एक्चुअली हम क्या करते हैं साइंस में, इसका उल्टा चलते हैं। जैसे हमको पता है, हमको तब पता है क्योंकि मैं मैथमेटिक्स में पढ़ा रहा हूँ, इसलिए ऐसे हो रहा है। हमको मतलब साइंस में हमको बोलेगा कि स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, यहाँ कोई इक्वल टू का साइन नहीं है। तो जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा और इक्वल टू का साइन आएगा, तब साथ में एक कांस्टेंट आता ही है जिसको हम बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। हम उसको k से डिनोट करते हैं। इस केस में ये जो k का वैल्यू है ये है 1/t। k का वैल्यू इस केस में होता है 1/टाइम। s इज इक्वल टू 1/t इंटू t मीन्स डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो कभी भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा और इक्वल टू आएगा तो साथ में एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आएगा। अब व्हाट इज दिस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी वो भी बता देता हूं। s इज इक्वल टू ये k/t आया। सो s/t इज इक्वल टू कांस्टेंट अभी हम देखे थे s/t क्या आ रहा है 2/3 वो चीज है ये k मतलब हमारे प्रीवियस एग्जाम्पल के हिसाब से k का वैल्यू क्या आ रहा है 2/3 हमेशा आ रहा है। a1/p1 भी 2/3, a2/p2 भी 2/3 हमेशा आ रहा है। वो ये कांस्टेंट है s/t। ये आ रहा था 2/3। मैंने बोला k क्या है 1/t। तो 1/t यानी k इज इक्वल टू 1/t। तो 1/t इज 2/3। सो व्हाट इज t 3/2 मतलब 1.5 इज इक्वल टू 1.5 टाइम आवर। याद करो यहाँ पे मैं लिखा था गाड़ी 1.5 घंटे चलेगी, वो टाइम 1.5 आवर आ रहा है। कैसे आ रहा है कि हमने ये कांस्टेंट ऑफ स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आया, स्पीड इक्वल टू kd। और हमको हमारे फिजिक्स के नॉलेज से पता है कि ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होना चाहिए 1/t। तो s इज इक्वल टू k की जगह 1/t इंटू t इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। k इज 1/t। सो k इज अ कांस्टेंट। s इज इक्वल टू kd। सो k इज s अपॉन t। और हम जो एग्जांपल देखे थे उसमें से k का वैल्यू हमेशा क्या आ रहा था कांस्टेंट का 2/3 हमेशा 2/3 आ रहा था। सो 1/t इज इक्वल टू 2/3। इसको पलट देंगे तो t इज इक्वल टू 3/2 मीन्स 1.5 आवर। यानी हर केस में वो कार जो है बार बार 1.5 आवर्स चल रहा था। अलग अलग स्पीड से चल रहा था तो अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहा था। 20 के स्पीड से चल रहा था तो 30 किलोमीटर कवर कर रहा था। लेकिन कितने घंटे चल रहा था 1.5 घंटे 1.5 आवर्स। अब इनवर्स वेरिएशन का फॉर्मूला देखेंगे। पहले मैं यहाँ लिख लेता हूं। यहाँ पे a1b1 इज इक्वल टू a2b2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। a1b1 a2b2 a3b3 सब का वैल्यू क्या आएगा सेम आएगा, सब इक्वल होंगे। तो याद रखने के लिए डायरेक्ट वेरिएशन में क्या चीज कांस्टेंट आ रहा था रेशियो a1/b1 a2/b2। इनवर्स वेरिएशन में क्या कांस्टेंट आ रहा है प्रोडक्ट a1 मल्टीप्लाइड बाय b1 a2 मल्टीप्लाइड बाय b2। ये कांस्टेंट आ रहा है, इसको निकालेंगे। तो यहाँ पे इनवर्स वेरिएशन किन के बीच बैठ रहा है, स्पीड और टाइम के बीच में इनवर्स वेरिएशन हो रहा है व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट। व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट स्पीड और टाइम के बीच में इनवर्स वेरिएशन हो रहा है। हाँ, किनके बीच वेरिएशन देख रहे हैं, स्पीड और टाइम। स्पीड को ले लेते हैं सपोज किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकेंड। टाइम को ले लेते हैं आवर में। कौन से यूनिट में ले रहे हैं वो लिखना जरूरी है, मैथ्स में भी क्वेश्चन करेंगे उसमें लिखना पड़ेगा। तो सपोज ये गाड़ी 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रही है।
और डिस्टेंस इसने कवर कर लिया 1 आवर में, 1 घंटे में। तो कितना डिस्टेंस था यहाँ साइड में जो कांस्टेंट है वो कितना हो गया 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहे हैं और 1 आवर तक चल रहे हैं, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, 20 इंटू 1, 20 किलोमीटर कवर करेगा 1 आवर में। 20 किलोमीटर चलना है, गाड़ी 2 आवर्स चला, तो स्पीड कितना होना चाहिए? कैसे? टाइम बढ़ा तो डिस्टेंस कम होगा, 10 के स्पीड से चलेगा, 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलेगा और 2 आवर्स चलेगा, तब डिस्टेंस कितना होगा 20 किलोमीटर, 10 इंटू 2। अगर गाड़ी 40 के स्पीड से जा रहा है तो कितने आवर में पहुंचेगा? हाफ, आधे घंटे में पहुंच जाएगा। अगर एक कार 5 के स्पीड से चल रहा है, 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, तो 4 आवर्स में 20 किलोमीटर कवर करेगा। 5 4 जा 20। इनवर्स वेरिएशन, टाइम ज्यादा होगा तो स्पीड कम होगा। यहाँ पे टाइम डबल हुआ, 1 आवर का 2 आवर, तो स्पीड क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। अब अगेन इसको A1, B1, A2, B2, A3, B3, A4, B4 लेते हैं। A1, B1, 20 इंटू 1 इज इक्वल टू 20, A2, B2, 10 मल्टीप्लाइड बाई 2, अगेन 20, A3, B3, 40 मल्टीप्लाइड बाय हाफ, अगेन 20, A4, B4, 5 multiplied by 4, again 20. So the product of speed and time is constant and that constant is distance meter. तो अगर हम फिर वापस चले उल्टा, हमको ये पता है कि स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा, कोई कांस्टेंट आएगा, k इंटू 1/t। ये k जो है इस केस में डिस्टेंस है, t इंटू 1 d/t। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ऐसे ये फॉर्मूला आता है। हमने स्पीड, डिस्टेंस और टाइम वाले रिलेशन से डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन समझा। अभी वर्ड प्रॉब्लम करना है। वर्ड प्रॉब्लम कुछ भी आ सकता है, जैसे कॉस्ट ऑफ मैंगोज एंड नंबर ऑफ मैंगोज, इनके बीच में वेरिएशन, नंबर ऑफ मेन वर्किंग एंड टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क, नंबर ऑफ मेन वर्किंग एंड देयर सैलरी। कुछ भी दो, कोई भी दो क्वांटिटीज के बीच में डायरेक्ट या इनवर्स वेरिएशन हो सकता है। क्वेश्चन को 3 स्टेप में सोचना है, वो मैं बताऊंगा। 5 bags of rice weigh 150 kg. How many such bags of rice will weigh 900 kg? तो हमको क्वेश्चन में करना क्या है कि 150 kg is the weight of 5 bags, जो हम यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं। यानी यूनिटरी मेथड, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन, ये सब एक ही चीज का अलग अलग फॉर्म है। हम ये क्वेश्चन चाहे तो यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन हमको मार्क्स नहीं मिलेगा क्लास 8 में। हमको इसको डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन के कॉन्सेप्ट से और उसके फॉर्मूला से ही करना पड़ेगा। तो 5 bags of rice weigh 150 kg. How many such bags of rice will weigh 900 kg? 150 kg वेट है 5 बैग्स का, तो 900 kg कितने बैग्स का वेट होगा? अभी मैंने बोला 3 स्टेप में क्वेश्चन को सोचना है। पहला स्टेप ये है कि सोचना ये है कि वेरिएशन किन के बीच हो रहा है और उनका टेबल बनाना। टेबल तो हमको बनाना ही है, डायरेक्ट वेरिएशन हो चाहे इनवर्स वेरिएशन हो, और नॉर्मली 2 केस का ही टेबल बनाना है। ये इसको स्पेस को थोड़ा ज्यादा रखोगे। तो वेरिएशन किन के बीच हो रहा है? क्या स्पीड और टाइम के बीच हो रहा है? क्या स्पीड और डिस्टेंस के बीच हो रहा है? नहीं हो रहा है। वेरिएशन हो रहा है नंबर ऑफ बैग्स, नंबर ऑफ बैग्स। ये तो नंबर है, नंबर में ही रहेगा, नंबर का कोई यूनिट नहीं होता है। और ये है वेट,
weight of rice in kg. तो what is the first set है 5 bags और उनका weight 150 kg. What is the weight of how many bags will weigh 900 kg? 900 kg कितने बैग का वेट होगा हमको ये नहीं पता, हम इसको ये A लिख दे या X लिख दे. अब तुमको सोचना है ये A1 है, ये B1 है, A2 है, B2 है. पहला स्टेप ये हो गया कि किन के बीच में वेरिएशन है उनका टेबल में हम उनका वैल्यूज को लिख लेंगे. दूसरा स्टेप ये है कि डायरेक्ट वेरिएशन है कि इनवर्स वेरिएशन है, कोई आपको बता के नहीं देगा, ये आपका कॉमन सेंस आपको बताएगा. डायरेक्ट वेरिएशन होना चाहिए कि इनवर्स वेरिएशन होना चाहिए, ये आप अपने कॉमन सेंस से ही समझना है. ये दूसरा स्टेप है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है. तो नंबर ऑफ बैग्स अगर ज्यादा कर देंगे तो वेट ज्यादा होगा कि कम होगा, इतना ही कॉमन सेंस है. नंबर ऑफ बैग्स अगर ज्यादा कर ले लेंगे तो वेट इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? इंक्रीज होगा. नंबर ऑफ बैग्स कम कर लेंगे तो वेट भी क्या होगा? डिक्रीज होगा. तो इंक्रीज, नंबर ऑफ बैग्स इंक्रीज, वेट ऑल्सो इंक्रीजेस. नंबर ऑफ बैग्स डिक्रीज, वेट ऑल्सो डिक्रीजेस. इंक्रीज इंक्रीज, डिक्रीज डिक्रीज, मोर लेस लेस. ये क्या है? इट इज अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन. इसको लिखेंगे इट इज अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन. अब पता चल गया कि डायरेक्ट वेरिएशन है तो डायरेक्ट वेरिएशन, थर्ड स्टेप डायरेक्ट वेरिएशन का फॉर्मूला यूज करके और सॉल्व करना है. डायरेक्ट वेरिएशन का फॉर्मूला इज A1 अपॉन B1 इज इक्वल टू A2 अपॉन B2. A1 B1 A2 B2 क्या है? ये A1 B1 A2 B2. 5 अपॉन 150 A1 अपॉन B1 इज इक्वल टू X अपॉन 900. हमको X फाइंड करना है इंटू 900 इज इक्वल टू X. Five 6 30. So our answer will be, what is 30? What is X? Number of bags. 30 bags weigh 900 kg. 5 bags weigh 150 kg. 30 bags weigh 900 kg. अब सोचिए 5 bags था तो 150 kg था, अब 30 bags है. कितना टाइम्स बैग्स इंक्रीज हुआ? 6 टाइम्स. 5 6 30. तो 6 टाइम्स अगर बैग्स इंक्रीज हुए हैं तो वेट भी 6 टाइम्स ही इंक्रीज होना चाहिए. तो 150 इंटू 6 कितना होता है? 900 होता है. तो नंबर ऑफ बैग्स को अगर 6 गुना कर देंगे तो वेट भी 6 गुना बढ़ेगा. नंबर ऑफ बैग्स को अगर डबल कर देंगे तो वेट भी डबल ही होगा.